We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers and by people around us. Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. अब आप लोग कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे कि एनवायरनमेंट में जो आपके बचपन में थे और अब नहीं हैं, यानी 8 years 10 years बैक जो चीज़ें थे और आज आपके एनवायरनमेंट में नहीं हैं, और जो चीज़ें पहले नहीं थे आज हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आप लोग बता सकते? इट्स अ जनरल चैप्टर. बोलो. कोरोना वायरस ये लास्ट ईयर की देन है, पिछले साल का तोहफा है, 2020 का तोहफा. इसको छोड़िए आप. इससे हट के कोई दूसरी चीज़ जो आपके बचपन में आप देखे थे आज वो चीज़ें नहीं मिल रहे, या आपके बचपन में नहीं थे आज हैं. क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट. डोंट टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स. हाँ. फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर. अच्छा, और क्या है? हाँ, प्योर फूड. चलो ठीक है. आजकल फूड में क्या है? प्योर फूड विदाउट अडल्टरेशन. आज अडल्टरेशन है. अडल्टरेशन मतलब मिलावट. आजकल के फूड मटेरियल में मिलावट है. और क्या? इसके अलावा बचपन में क्या देखे थे जो आज वो चीज़ मिसिंग है, मिसिंग लगती है आपको? बर्ड्स. ओके. ट्रीज. ओके, दैट इज नॉट अराउंड यू, बट at least in India the number of lions is continuously decreasing throughout years. Throughout the last decade, the number of lions or wild animals is reducing every year due to their habitat being continuously removed, or it has been continuously cut out. Their jungles and habitats has been continuously raised away for commercial purposes. यानी इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह सेटअप करने के लिए वो लोग कंटिन्यूसली ऐसे जंगल्स को कट कर रहे हैं. सो वी आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द प्योर एयर, प्योर वाटर, एंड ऑल्सो द animals, wild animals which are important in the ecosystem, we are not finding them in numbers that were previously present. Ecosystem, what are its components? Ecosystem नाम की चीज़ आप बार बार सुने होंगे. तो ecosystem with respect to environment क्या है ये, और इसके components क्या क्या हैं? All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. यानी all the organisms, all the interacting organisms in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. चलो थोड़ा सा ये बताओ अभी कि लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जरा लिस्ट बना सकते हैं आप लोग? एक एक से बोलो. लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट हमारे पास प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स,
birds, insects, worms, microbes, हाँ microbes, bacteria, virus, everything came in microbes. अच्छा ये हो गए ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हाँ ये लिविंग हो गए. और नॉन लिविंग वाले अर्थ, सॉइल, सन, वाटर, एयर, चलो मून. मून ऐसे मून और स्टार उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट को, बट चलो फिर भी क्या क्या है, अर्थ, सॉइल, सन, वाटर, एयर, मून. और इसके अलावा नॉन लिविंग में क्या है, गैसेस हैं. एयर में प्रेजेंट गैसेस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. These are the gases which are affecting the environment, which constitute the environment. और सॉइल के अंदर भी हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल which constitute to fertilization of the land और सॉइल, है ना. उसी से तो प्लांट्स को ग्रोथ मिलती ना, प्लांट्स को खाना और ग्रोथ और प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता, वो चीज़ों से मिलता, फॉस्फेट्स एंड नाइट्राइट्स से, है ना. तो दे आर एसेंशियल, इवन दो दे आर नॉन लिविंग, बट दे आर एसेंशियल टू द एनवायरनमेंट, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, दे आर एसेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट. इमेजिन करो अगर किसी दिन सन राइज नहीं हुआ, किसी दिन नहीं किसी साल अगर सनराइज नहीं हुआ तो क्या होगा. साल नहीं, एक 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए अगर सनराइज नहीं हुआ तो क्या होगा. अब इमेजिन करो, प्लांट्स ग्रो नहीं, ग्रो होने नहीं होने की बात नहीं, 1 हफ्ते तक अगर सनराइज नहीं हुआ तो क्या होगा, रोशनी नहीं आती. यस, रोशनी नहीं रही तो क्या होता, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हाँ लाइट लगाना पड़ता. चलो वो ठीक है, वो हमारे यूसेज के लिए, मगर सर्वाइवल की बात करो, सर्वाइवल सनलाइट नहीं रही तो कौन से चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता, किसका फूड. हमारा फूड हमारे घरों में स्टोर है, 1 हफ्ते के लिए हम जो है ना मार्केट से ला लेके रख लिए, समझो वेजिटेबल्स ला के रख लिए आपके पेरेंट्स. अब किसके सर्वाइवल को डेंजर होता, ज़रा ये सोचो. प्लांट्स, प्लांट्स को के सर्वाइवल को डेंजर होता. कैसा डेंजर होता कि दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और उनका जो भी फूड होगा स्टेम्स के अंदर दैट विल बी ऑलरेडी यूटिलाइज्ड. अब जब वो यूटिलाइज हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, पूरे जो प्लांट्स होंगे अर्थ पर के पूरे सूख जाएंगे, है ना, फिर दे विल नॉट ग्रो. अच्छा ये होने से और क्या चीज हो सकती, प्लांट्स जब तक जिंदा हैं तब तक क्या करते थे, ऑक्सीजन देते थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, ऑक्सीजन छोड़ते थे. तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्ब करते थे, इसलिए जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था, कम रहता था. अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे नहीं तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते हर रोज इतना बढ़ेगा कि ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. चलो वैसा नहीं भी हुआ तो प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा. और क्या चीजें होंगे, सनलाइट नहीं रही तो और क्या हो सकता, और क्या चीजें हो सकते हैं. अब ओवर टाइम जो वाटर साइकिल है, वो वाटर साइकिल में भी सनलाइट का काम है बहुत बड़ा, है ना, 9th में पढ़े थे. अगर इवेपोरेशन नहीं हुआ तो वाटर लेवल विल इंक्रीज. अच्छा, और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकते हैं, सोचो. हाँ, रेन विल नॉट बी देयर, क्लाउड्स विल नॉट बी देयर. If sun was not there, evaporation will not be there,
एंड ड्यू टू दैट क्लाउड्स विल नॉट बी देयर, एंड क्लाउड्स नहीं रहे तो बारिश भी नहीं होगी. वाटर लेवल ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम वाटर लेवल विल इंक्रीज. हम कंज्यूम करने के बाद फिर वो वाटर को प्यूरिफाई करना और क्लीन होके वाटर रिसाइकल होके, यानी वाटर साइकिल से गुजर के फिर हमको क्लीन वाटर हासिल होना, दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि सन नहीं है ना. और क्या चीज़ें हो सकते हैं अगर सन नहीं रहा तो? अब प्लांट्स मर गए, समझो 2 महीने गुजर गए सन नहीं है तो. हाँ, हम लोग तो स्टोर करके रखे हुए हैं, जैसा कि हम इरादा करे थे, हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं फूड, और हमारा चल जा रहा, पानी भी स्टोर करे, फूड भी स्टोर करे. बट प्लांट्स 2 महीने 3 महीने गुजर गए अर्थ के ऊपर बिना सन के, तो क्या होगा? प्लांट्स विल डाई. अब प्लांट्स जब ख़त्म होना शुरू होंगे तो जो एनिमल्स होंगे, द हर्बीवोर्स विच विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, तो वो क्या होंगे? वो भी भूख से मरना शुरू हो जाते. हाँ, और एक टाइम के बाद जब वेजिटेबल्स हमको नहीं मिलता, वेजिटेशन ह्यूमंस को नहीं मिलता, देन दे विल ऑल्सो फील द प्रॉब्लम्स, दे विल ऑल्सो स्टार्ट टू फील द प्रॉब्लम्स. और एक चीज़ क्या होती मालूम है? अगर सन नहीं रहा तो जो भी मटेरियल ज़मीन के ऊपर या फिर हमारे अर्थ के अंदर वेस्ट मटेरियल, बायो वेस्ट हमारा और एनिमल्स का जो जा रहा था, दैट विल नॉट बी डिकम्पोज्ड प्रॉपरली. सन नहीं रहा तो वो उसका डिकम्पोजिशन बराबर नहीं होता, सड़ते रहता, और पूरी ज़मीन के ऊपर उसकी सड़न की वजह से स्मेल और बीमारियां, ओके, डिसीजेस, पैंडेमिक, और ये तो सिर्फ ओके, डिसीजेस, पैंडेमिक, और ये तो सिर्फ एक हवा है जो चल रहा है पिछले 1 साल से, खाली एक तमाशा चला हुआ है पूरी दुनिया में. बट एक्चुअल में पैंडेमिक होगा और धड़ाधड़ मौतें होंगे. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रफ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, उस टाइम पे जो होगा हाल, बिल्कुल ऐसे ही मौतें होंगे. क्यों? कि जो मटेरियल हम छोड़े, वेस्ट मटेरियल, बायो वेस्ट जो एनिमल्स का और ह्यूमंस का निकला, दैट विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द अर्थ, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि द अर्थ विल स्टार्ट टू रॉट, सड़ना शुरू होगी ज़मीन, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी जो है ना पैंडेमिक पूरे अर्थ को घेर लेगी, और उससे इंसानों की कंटिन्यूअस मौत होगी. कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से देयर विल बी डेथ्स, और ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब एक एक से हम देखेंगे. चलो, ये तो पूरा एंड की बात हो गई. अगर आगे आएगा कि एक एक लेवल पे एक एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो एक लेवल के ऑर्गेनिजम्स नहीं रहे तो क्या होगा? अगेन वी विल हैव टू डिस्कस दैट. ओके, so this is the introduction anyway. All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. यानी हम animals, plants, water, sun, earth, soil and the other things like clouds and all, they form an ecosystem. हमारे एरिया का इकोसिस्टम बनाते हैं हम. इंडिया का इकोसिस्टम समझो, इंडिया में जो 3 सीजन्स आते हैं ये हमारे इकोसिस्टम की वजह से हैं, है ना. 3 सीजन्स हैं. इसमें नहीं रहता, देखो यहाँ का हमारा समर और विंटर अलग है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का समर और विंटर अलग है. यहाँ पे जब हमारे पास ये रहता, क्या बोलते हैं, रेनी सीजन रहता, जब उनके पास समर रहता, और दिसंबर में अब ये टाइम पे जब हमारे पास विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में समर रहता. वहाँ पे टेम्परेचर्स हाई रहते हैं, 40 डिग्रीज, बियॉन्ड 40 डिग्रीज टेम्परेचर्स रहते हैं वहाँ पे. जानवर मर रहे थे ना लास्ट ईयर. हाँ, सो दिस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द एरिया दे लिविंग इन. ओके, thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals.
बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे हमारे सराउंडिंग के और हम खुद, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अबायोटिक कंपोनेंट्स विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मिनरल्स आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flowers, flower-bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by abiotic components of ecosystem. यानी ये जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं और इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि हनी कैसे हासिल होता, when a bee sits on a flower and extracts its juice, then it goes and stores it somewhere, there the honey is formed. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इंसेक्ट का एक प्लांट के साथ इंटरेक्शन हो रहा, नहीं वैसे ये इंटरेक्शंस होते रहते हैं एंड दे कीप इंटरैक्टिंग, कीप गिविंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, गिव एंड टेक उनका चलते रहता। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, all these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of ecosystem. यानी इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे अर्थ, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये चीज़ों से इनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता। अब कुछ बर्ड्स या कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी रहते हैं कि एक फ्लावर के ऊपर से पॉलन ग्रेन्स लेके दूसरे फ्लावर्स की तरफ जाते हैं, जाके फिर वो उसके ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स गिराए तो फिर क्या है मालूम है, वो रिप्रोडक्शन होके फिर वो प्लांट्स बनाते ना। सो दिस वे ऑल दी बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा गुलाब का प्लांट कैसे लगता, रोज प्लांट कैसे लगता, क्या करते आप उसके गुलाब का जो है ना स्टेम लेते, स्टेम लेके कट करते, कट करके उसके ऊपर क्या लगाते, एनिमल वेस्ट लगाते है ना, लगा के उसको डिग करते सॉइल में, डिग करने के बाद थोड़े दिन के बाद क्या है मालूम है, इट स्टार्ट्स टू ग्रो, है ना। तो अब इंटरेक्शन आया ना बायोटिक कंपोनेंट्स में, उसका कोई पार्ट लेके इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम में आ रहा, यानी एनिमल्स का कुछ पार्ट लेके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम में आ रहा, किसके, प्लांट्स के। तो ये इंटरैक्शंस हैं, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of ecosystem. So a garden is an ecosystem. Other types of ecosystems are forest, ponds, lakes. These are natural ecosystems. While देखो natural ecosystems कौन से हैं, gardens, no, forest, ponds and lakes are natural ecosystems, whereas gardens and crop fields are human और artificial ecosystems. वाटर पार्क वगैरह जो रहते हैं ना, वाटर पार्क या आपके जो है ना जैसे बन्नरघाटा नेशनल पार्क बेंगलोर में है, बन्नरघाटा नेशनल पार्क बोल के जो है, जहाँ पे जो है ना एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन स्नेक्स आर देयर, टाइगर्स आर देयर। सो वो सब जो है ना आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं। बोलो, हाँ है ना हैदराबाद में। नेक्स्ट एक्टिविटी 15.1, you might have seen an aquarium. Let us try to design one. What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish would need a free space for swimming. It could be a large jar, comma,
water, oxygen and food. We can provide oxygen through an oxygen pump, aerator, and fish food which is available in the market. If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. Can you think of how this happens? An aquarium is an example of human-made ecosystem. फिशेस को क्या क्या प्रोवाइड करें हम? फ्रेश वाटर, एक एरेटर सिस्टम भी दिए ताकि फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिलते रहना, और एक चीज क्या करें हम कि उसके अंदर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हम उसके अंदर छोड़ दिए, और एक चीज क्या करें, प्लांट्स का जो फूड है वो फिशेस का जो फूड है वो फूड भी हम उसके अंदर डाल दिए। तो इस तरीके से हम एक सेपरेट उसका मैन मेड इकोसिस्टम बना दिए, किसका? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? Why does it have to be cleaned once in a while? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? Why or why not? यानी ये जो एक्वेरियम हम बनाए, चलो बहुत बड़ा बनाए, 3 बाय 3 फीट का बनाए समझो, या 4 बाय 4 फीट का बना दिए एक्वेरियम, और उसमें हर फैसिलिटी हम दिए, फिर भी आपको हर एक 4-5 दिन के बाद जो है ना उसको क्लीन करना पड़ता, उसमें का वाटर निकाल के क्लियर वाटर, फ्रेश वाटर डालना पड़ता। व्हाट इज द रीजन? क्या? और एक ये एक क्वेश्चन है कि रीजन क्या है कि उसको क्लीन करना पड़ रहा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सी? हम किस में? पॉन्ड्स और लेक्स में फ्रेश वाटर आते रहता। इज इट सो? Yeah, fresh water comes to them through the process of evaporation. Yes, and open air में रहते हैं और they are connected to soil. तो उनके जो भी फिशेस का जो भी वेस्ट होगा वो सॉइल में चले जाएगा नीचे, जितना भी डीप हो द लेक और द पॉन्ड, जितना भी डीप हो वो उसका वेस्ट जो है, फिशेस का जो वेस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल गो डीप इनटू द सॉइल। फिर वहां जाके वो सिंथेसाइज होके फिर वापस से जो है ना इसको फ्रेश वाटर ही प्रोवाइड करता, इवेपोरेशन के थ्रू। ये इसका जो वाटर है और इसके जो भी माइक्रोब्स रहेंगे जो गंदगी फैलाते रहते हैं, दैट विल बी क्लीन्ड अप बाय सनलाइट इटसेल्फ, है ना। ओपन एनवायरनमेंट रहने से सनलाइट की वजह से वो सिंथेसाइज होते रहता और वो वाटर क्लीन होते रहता। एज फार एज एक्वेटिक एनिमल्स आर कंसर्न, हमारे लिए नहीं रहता बट एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्लीन रहता हो, ठीक है। जबकि आप जब एक्वेरियम में उसको डालते हैं तो इट इज कंटिन्यूअसली, द फिश इज कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देयर and it is leaving out other substances also in the water, so that is polluting the water, so we need to clean it up, and for that purpose we have to continuously, periodically we have to again and again clean up the tank or aquarium. Okay, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, decomposers according to manner in which they obtain their sustenance from the environment. Let us recall what we learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? कौन से organisms हैं जो food और starch बनाते? Plants. So they are called as producers. All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called as producers. Organisms depending on the producers either directly or indirectly for their sustenance. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are called consumers. यानी जो भी हर्बीवोर्स भी हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, दे आर कंज्यूमर्स. We are consumers because we eat the vegetation as well as we eat the domestic herbivores.
human beings eat both. The human beings eat the producers, that is vegetation and plants, as well as we human beings eat the herbivores also sometimes. So we are not directly dependent on plants, but we are indirectly dependent on plants. But we can, in a manner, we can say that we are dependent on plants also, because we get grains, pulses and cereals from plants. So the producers are giving us food, isn't it? Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Can you give examples for each of the categories for consumers? बोलो. Omnivores, human beings. Carnivores, tiger, cats, dogs. Herbivores, cow, deer, goat, isn't it? और parasites कौन है? Fungi are parasites. Mosquitoes are parasites. Lices, leeches are also parasites. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? What happens when an organism dies? The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organisms. These microorganisms are decomposers, as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plants. What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? Will the natural replenishment of the soil take place even if the decomposers are not there? For example, आप जब कहीं रोड पर से जा रहे थे तो आप देखे कि साइड पे, रोड के साइड पे कोई एक जानवर मरा पड़ा है. आज देखे उसको जो है ना मरा पड़ा है. दूसरे दिन आप सुबह में देखे तो जो है ना वहाँ पे there is a very strong smell first of all, and there the soil has become somewhat like porous soil is there, यानी मिट्टी के अंदर सुराखा जैसा कुछ बना हुआ रहता वहाँ पे. What has happened there? The dead animal has been decomposed or it has been synthesized into inorganic substances, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की बो वहाँ से आते रहती, स्मेल आते रहती, और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता. एनवायरनमेंट में जो है ना उसकी स्मेल, रॉटन स्मेल, ओडर बहुत ज़्यादा रहती. सो वी ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम देयर, isn't it? So what exactly has happened there? The microbes or microorganisms have decomposed that dead animal into smaller inorganic substances. ठीक है? So this way it has been synthesized and we are getting the rotten place there. Okay? अगर डीकम्पोजर्स नहीं रहे तो क्या होगा? अगर ये डीकम्पोजर्स नहीं रहे तो क्या होता था वहां पे? माइक्रोब्स और डीकम्पोजर्स वन एंड द सेम थिंग. माइक्रोब्स से सिंथेसाइज कर रहे हैं ना, केमिकल डीकम्पोजिशन कौन कर रहे हैं? माइक्रोब्स ही कर रहे हैं. तो अगर माइक्रोब्स नहीं रहे वहां पे, वो डेड मीट पड़ा हुआ है, मतलब डेड पड़ा हुआ एक, चाहे घूस है या चूहा है, नहीं है माइक्रोब्स, खारिज नहीं, चिमटा नहीं खाते बेटा, क्या लगे? हाँ, उससे क्या होता था? अगर वो माइक्रोब्स वहां पे नहीं रहते तो हमारे लिए क्या होता था? इट वुड गेट रॉटन, फंगस लगता था उसको, है ना. फंगाई उसको फिर जो है ना और ज़्यादा सड़ाते थे, और उसकी वजह से, ईस्ट की वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता था कि उससे जो माइक्रोब्स निकलते थे, दे कुड harm us, they could give us a disease, हमको डिसीज लग सकता उसकी वजह से.
ठीक है. सो by God's grace microbes are there, decomposers are there which take care of that such dead material. Okay. Activity 15.2, while creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would have happened? Make groups and discuss how each of the above groups organisms are dependent on each other. Write the aquatic organisms in order of who eats whom and form a chain of at least 3 steps. Would you consider any one group of organisms to be primary or importance? Why or why not? अच्छा, एक्वेटिक एक्वेरियम में आप लोग जो है ना फिश को डाले, फिश के साथ और कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डाले जो कि फिश को खाता है या फिश जिसको खाता है. अगर वैसा डाले तो क्या होगा? 10 मिनट में प्लेट साफ है नहीं?